हेलो फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस ये टॉपिक हम लोग यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार हल्का सा रिकेप कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास में अपन बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इंटर रिलेटेड टर्म्स में रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं कंसेप्चुअली। कुछ पर्टिकुलर रेशियोज हैं जो बहुत टिपिकल हैं, बट इन्हें हम लोग कंसेप्चुअली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्हें हम लोग याद रख सकें। इनिशियली बातचीत करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। द वन इज सोर्स एंड द सेकेंड इज एप्लीकेशन। कैपिटल आप कहां से लेकर आएंगे और कैपिटल को आप यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल के लिए हमारे पास दो सोर्स हैं। जो भी बिजनेस करने वाला ओनर है, या तो अपना घर का पैसा बिजनेस में लगाएगा या फिर ये पैसा बाजार से उधार लेकर आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आप कहीं से कैपिटल अरेंज कर सकें। तो पहला ऑप्शन, ओनर अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाए और ओनर के द्वारा जो कैपिटल बिजनेस में लगाई जाती है, इसी को कहा जाता है इक्विटी। इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। इसी को हम लोग शेयर होल्डर फंड या फिर इसी को हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी या नेटवर्थ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। दिस अमाउंट इज नोन एज इक्विटी और नेटवर्थ और शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटर फंड और ऑनर्स फंड। सेकेंड जो सोर्स हमारे पास है, इट इज डेट्स। डेट्स मीन्स बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म बोरोड फंड। और डेट्स कैसे डिटरमाइन करना है? तो ऑब्वियस है डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन। यह है डेट्स। इक्विटी और डेट्स, इन दोनों का सम यह कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। यह बैलेंस शीट का एक पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें हमने बातचीत किया सोर्सेज ऑफ कैपिटल के बारे में। हम लोग कैपिटल का अरेंजमेंट कहां से करते हैं। अब ये जो कैपिटल हम लोग अपने बिजनेस में लेकर आए हैं, इस कैपिटल को यूटिलाइज किस तरह से किया जाए, इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं एंड इट इज एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल। यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का सबसे बड़ा अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है ये होता है फिक्स्ड एसेट्स में। और ये ध्यान रखें, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स को हमेशा नेट ऑफ करके लिखा जाता है, यानी कि फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करके लिखा जाता है। यह है फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड, यह है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड हैं, दीज आर नोन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट हमने इन्हें एक एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए कहीं पर अमाउंट को इन्वेस्ट किया, इट इज योर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को 2 साल बाद रिप्लेस करना है और उसके लिए कोई अमाउंट या फंड आपने इन्वेस्ट किया, दैट इज योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, फ्यूचर में आपको प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेस करनी है। डिवेंचर को रिडीम करने के लिए आपने डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बट बैंक में एफडी कराई है केवल एक इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने के लिए, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा।
इस कैपिटल के यूटिलाइजेशन के लिए थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है और ये आता है वर्किंग कैपिटल। ये जितनी भी मशीनरीज हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, इन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए कुछ कैपिटल हमें चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सभी क्या हैं? ये हैं करंट एसेट्स। मगर इन करंट एसेट्स में से कुछ अमाउंट हमें करंट लायबिलिटीज से फुलफिल हो जाता है, तो हम अपनी कैपिटल में से कितना पैसा लगा रहे हैं वर्किंग के लिए, ये है वर्किंग कैपिटल। और इसे डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? करंट एसेट्स में से लेस करने हैं करंट लायबिलिटीज को, और ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। और जितना कैपिटल आप लेकर आए थे, ऑब्वियस है यूटिलाइज भी उतना ही कर पाएंगे। जितना लेकर आए थे उसे नाम दिया कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो जितना यूटिलाइज कर रहे हैं इसे भी नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिटरमाइन करने के हमारे पास दो तरीके हुए, या तो आप इसे लायबिलिटी साइड से डिटरमाइन करेंगे या फिर इसे आप एसेट साइड से डिटरमाइन कर सकते हैं। लायबिलिटी साइड से अगर डिटरमाइन करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, वो एसेट जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं हो, लाइक P&L डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अगर उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, गुडविल अगर उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो ये सभी मिसलेनियस एक्सपेंस यहां से लेस होंगे। इनके अलावा लेस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस के लिए या बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये अमाउंट है इक्विटी, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, ये अमाउंट है डेट्स, और इक्विटी और डेट्स इन दोनों का सम ये कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है लायबिलिटी साइड से। एसेट साइड के लिए क्या करना है? जितने भी फिक्स एसेट्स, इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करने हैं, करंट एसेट्स ऐड करने हैं, और इसमें से करंट लायबिलिटीज लेस करनी है, ये अमाउंट कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो हुआ बैलेंस शीट। सिमिलर पैटर्न पर हम लोग बातचीत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। P&L अकाउंट ये कैसे बनता है? P&L अकाउंट के लिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सेल्स के साथ, और सेल्स को हमेशा हम लोग नेट ऑफ करके ही मेंशन करते हैं। और सेल्स को नेट लिखने का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, राइट। इस सेल्स में से लेस करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। COGS कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है COGS। सेल्स में से COGS लेस करते हैं तो हमें यहां मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, GP, और अब इस GP में से लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम लोग इनकर्ड कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमेशा रिमेंबर करिए, ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन इवन दो इट इज ए नॉन कैश आइटम बट स्टिल इट इज टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर डिडक्ट करते हैं तो जो प्रॉफिट आएगा इट इज नॉन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करते हैं कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और लेस करते हैं कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये अमाउंट कहलाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एब्रिविएटेड वर्ड हम लोग बोलते हैं इसके लिए PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। द प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग, प्रॉफिट को हम लोग अर्निंग के नाम से जानते हैं, दैट्स वाई वी कैन से इट एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और एब्रिविएटेड वर्ड बोलेंगे हम लोग EBIT, तो PBIT एंड EBIT बोथ आर सेम।
अब इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हमें दो चीजें डिडक्ट करनी है, इंटरेस्ट और टैक्स। तो पहले क्या डिडक्ट करना है? ऑब्वियसली हम लोग पहले यहां से इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट को इनकम टैक्स में एक अलाउबल एक्सपेंस कंसीडर किया गया है, यानी कि इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसी पर आपको टैक्स का पेमेंट करना है, और इस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस करते हैं हम लोग टैक्स। ये टैक्स कौन सा वाला लेस कर रहे हैं? इनकम टैक्स या जीएसटी? तो डेफिनेटली ये इनकम टैक्स लेस कर रहे हैं, तो ये आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और कोई भी कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है, इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज नॉन एज डिविडेंड। प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड बांटना है शेयर होल्डर में, और शेयर होल्डर हमारे पास दो तरह के हैं, द वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताइए ना, डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले किससे दिया जाए? तो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू गेट द डिविडेंड फर्स्ट। तो यहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये जो रिमेनिंग बचा हुआ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसे हम नाम देते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो इस पूरे के पूरे प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट हम लोग सभी जानते हैं द इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। और अगर उन्होंने इस सारे के सारे प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो फिर बिजनेस की या कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर ये डिसीजन लेते हैं कि इस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और कुछ पार्ट को बिजनेस की ग्रोथ के लिए बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं। तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में से कुछ प्रॉफिट जो बिजनेस में रिटेन किया जा रहा है और कुछ प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड के रूप में बांट रहे हैं। तो जो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटा इसे हम नाम देते हैं इक्विटी शेयर डिविडेंड का, और जो प्रॉफिट बिजनेस में रख लिया गया इट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। राइट? अब हमने कहा था रेशियो का मतलब होता है अ रिलेशन बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हैं आपके पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें इन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किन्हीं भी दो इंटर रिलेटेड टर्म्स में एक रिलेशन डेवलप करना है। ये रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सपोज मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कुछ कैपिटल प्रोवाइड कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बन जाइए या फिर ये पैसा आप मुझे लोन के रूप में दे दीजिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे डोनेशन नहीं देने वाले हैं कि सर एक डोनेशन की रसीद काट लीजिए और आप बिजनेस करिए, नो नेवर। तो अगर आप मुझे शेयर कैपिटल के रूप में पैसा देते हैं तो आप मेरे साथ पार्टनर बन जाएंगे। अगर आप मुझे लोन के रूप में देते हैं तो मेरे लिए डेट्स के रूप में ये कैपिटल अरेंज हो जाएगी। अब मुझे आपको आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट हर साल वापस से रीपेमेंट करनी होगी। अगर आप मेरे साथ पार्टनर बनते हैं, अगर आप मेरे साथ शेयर होल्डर बनते हैं, तो मुझे अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करना होगा, और जो प्रॉफिट का पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी को कहा जाता है डिविडेंड। और अगर आप ये पैसा मुझे लोन के रूप में दे रहे हैं तो मुझे आपको हर साल क्या पेमेंट करना पड़ेगा? बोले सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। राइट? अब ये बताइए, हर साल मैं आपको कैपिटल यूटिलाइज करने के बदले में या तो इंटरेस्ट पे करूंगा या डिविडेंड पे करूंगा।
ये कहां से पे करूंगा? क्या जितनी कैपिटल मैंने शुरुआत में आपसे अरेंज की है उसमें से कुछ पार्ट में सेपरेट निकाल के रखूं, उसमें से आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड दूं? नहीं सर, जितना पैसा आपने हमारे से लिया वो तो आप पैसा कहां लगाओगे? बिजनेस में लगाओगे। तो फिर मैं आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेमेंट कहां से कर पाऊंगा? डेफिनेटली उसके लिए मुझे हर साल जो बिजनेस में ऑपरेट कर रहा हूं उससे प्रॉफिट जनरेट करना होगा, उस प्रॉफिट में से मैं आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेमेंट कर पाऊंगा। राइट। अब हम P&L अकाउंट पे आ जाते हैं प्रॉफिट को चेक करने के लिए। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें प्रॉफिट यहां लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद हमने प्रॉफिट लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर हमने प्रॉफिट लिखा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर एंड प्रॉफिट रिटर्न इन बिजनेस। इस P&L अकाउंट में हमारे पास 7 तरह के प्रॉफिट हैं, 7 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान से समझनी है कि ये जो इक्विटी के रूप में हमने कैपिटल अरेंज की है उसको हमें देना है डिविडेंड, और ये डेट्स के रूप में जो कैपिटल अरेंज की है उसको हमें देना है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट और डिविडेंड हम पे करने वाले हैं प्रॉफिट्स में से। ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जिसमें से हम शेयर होल्डर को उनको डिविडेंड और डिबेंचर और लोन को उनका इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं? विच प्रॉफिट इज अवेलेबल टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज डिविडेंड? ध्यान से देखिए, यहां पर यह लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हमने यहां क्या पेमेंट किया? इंटरेस्ट का पेमेंट किया। इंटरेस्ट किसको पेड कर दिया? डेट्स को पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तभी गवर्नमेंट आ जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, बोले हमारा टैक्स चुकाओ, हमें उनको भी देना है। इनको चुकाने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट किया है। राइट। तो आप बताइए विच प्रॉफिट इज अवेलेबल टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बोथ? तो ऑब्वियसली इट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इसमें से हम लोग किस किस को पेमेंट कर रहे हैं? सर इसमें से हम लोग इक्विटी को भी पेमेंट कर रहे हैं और इसमें से हम लोग डेट्स को भी पेमेंट कर रहे हैं। तो इक्विटी एंड डेट्स दोनों को रीपेमेंट करने के लिए विच प्रॉफिट इज अवेलेबल? इट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये बता दीजिए इक्विटी प्लस डेट्स, इक्विटी और डेट्स इन दोनों का सम, ये इक्विटी और ये डेट्स इन दोनों का सम, ये क्या कहलाता है? सर इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड और इट इज इन्वेस्टमेंट। तो फिर मैं यहां पर इक्विटी प्लस डेट्स लिखने की बजाय क्या कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकता हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नाउ टेल मी विच प्रॉफिट इज अवेलेबल टू मेक पेमेंट टू कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड को पेमेंट करने के लिए आपके पास कौन सा प्रॉफिट है? इट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न। सो व्हाट इज द रिटर्न फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए रिटर्न क्या आएगा? दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसे एक रिलेशन का नाम दे देते हैं और नाम दिया जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताइए ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में चाहिए तो उसके लिए। राइट। नाउ इस बार हम लोग डेट्स के पोर्शन को इग्नोर करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इक्विटी और नेटवर्थ ओनली। इक्विटी और नेटवर्थ में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बताइए ना, इक्विटी या नेटवर्थ में जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इन दोनों को हमें हर साल क्या पे करना होगा? ऑब्वियसली डिविडेंड। और डिविडेंड कहां से पे करेंगे? प्रॉफिट में से। विच प्रॉफिट इज अवेलेबल टू मेक पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बोथ? तो बताइए ना, इतने सारे प्रॉफिट हमने डिस्कस किए, उसमें से ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जिसमें से आप इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को डिविडेंड का पेमेंट करते हैं? तो ऑब्वियसली इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से यहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, उसके बाद अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल टू मेक पेमेंट टू इक्विटी और नेट वर्थ। सो दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर नेट वर्थ।
प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न. सो दिस इज द रिटर्न ऑन नेटवर्थ. ये अगेन एक सेकेंड हमारे पास रेशियो का फॉर्मूला आता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ. तो इवन हो सकता है कि आपको 12th लेवल पर, 12th स्टैंडर्ड में आपकी सुंदर मैम, आपके सुंदर सर बहुत चीजें रटाते हैं कि बेटा इसको रट लो. बोलो रटना नहीं है, हम इसको समझेंगे. बहुत इजीली समझ में आता है कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, फॉर्मूले के कंसेप्ट क्या है, बनता कैसे है. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी प्लस डेट्स. तो इक्विटी को क्या पे करते हो, डिविडेंड. डेट्स को क्या पे करते हो, इंटरेस्ट. एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से आप इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों का पेमेंट करते हैं. एंड इट इज ऑलवेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ में क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इनको क्या पे करना है, डिविडेंड. सो विच प्रॉफिट इज अवेलेबल टू मेक पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज डिविडेंड. ऑब्वियसली इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ इस बार हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इग्नोर कर देते हैं. फाइनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली. बताइए ना, इतने सारे प्रॉफिट में से ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है. एंड ऑब्वियसली इट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर आपसे पूछते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, आंसर क्या होगा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये है रेशियोज को समझने का तरीका, जिसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसके बाद रिलेशन डेवलप करना आना चाहिए. राइट. थैंक यू.